हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका में संकलित दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है छापा। और इस कविता के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। इनका जन्म 5 नवंबर 1936 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इन्होंने समाज के चरित्र को अपनी हास्य कविताओं में बखूबी बयां किया है। ओम प्रकाश जी अर्थात आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। अर्थात आदित्य जी यानी कि ओम प्रकाश जी हास्य व्यंग कवि थे, मतलब टॉन्ट मार के एक गहन यानी कि सीरियस टॉपिक होता है उस पर जोक करके उसको कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में उनकी पकड़ ज़्यादा थी। पद्य के बारे में कवि ने क्या बताया है वो हम देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर छापा का मतलब क्या है। हमारी पोयम जो कॉइन का हेड और टेल होता है वो नहीं है। छापा काटा वो कॉइन वाला नहीं है। यहाँ पर छापा यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब आपके पास इनगिनत मनी होता है, मनी यानी कि पैसा होता है जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, अगर वो आपके घर पर होता है तो इनकम टैक्स वाले आपके घर आते हैं और छापा मारते हैं, तो वह छापा आपको यहाँ पोयम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कवि ने क्या किया है, इस छापा मारने के प्रोसेस में आम आदमी कितना गरीब होता है और जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है उसके बारे में बताया है। तो बच्चों, छापा इस कविता की जानकारी लेने के बाद अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, जहाँ हम प्रत्येक परिच्छेद का सरल अर्थ देखेंगे और साथ ही साथ उन परिच्छेदों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ भी लेंगे। अब हम प्रस्तुत कविता के पहले छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है रोष, जिसका अर्थ होता है गुस्सा। दूसरा है स्वर्ण, जिसका अर्थ है सोना, ये एक धातु है। तीसरा है सुवर्ण, जिसका अर्थ होता है सुंदर अक्षर। चौथा है काव्य यानी कि कविता। और पांचवा शब्द है बिखरे यानी कि फैलना। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब बारी आती है सरल अर्थ की। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। कवि ने प्रस्तुत कविता में आयकर विभाग के छापे का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उनके घर यानी कि कवि के घर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा था। छापा मारने वालों ने जब उनके घर में घुसकर उनसे सोने अर्थात स्वर्ण धातु के बारे में पूछा, तब उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से उसका जवाब देते हुए कहा कि सोना उनकी आँखों में है, क्योंकि वह बहुत दिनों से सोए नहीं हैं। जब छापा मारने वालों को उनके सवाल का सही जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने क्रोधित होकर यानी गुस्सा होकर अलग तरीके से सवाल पूछते हुए स्वर्ण के बारे में पूछा और उनसे स्वर्ण अर्थात सोना मांगने लगे। कवि ने भी जोश में आकर जवाब दिया कि स्वर्ण उनकी कविता में बिखरे हुए हैं और वे इस स्वर्ण को उन्हें नहीं दे सकते। यहाँ पर कवि ने अपने जवाबों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक लेखक के लिए उसके शब्द सुवर्ण की भांति मूल्यवान है। वही शब्द व लेखनी उसकी संपदा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। अब हम छापे इस कविता के दूसरे छंद में आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है झुंझलाना यानी कि चिड़चिड़ाना। अनधिकृत का अर्थ होता है जिसे अधिकार न दिया गया हो। तीसरा शब्द है अर्जित यानी कि कमाया हुआ। चौथा शब्द है अर्थ अर्थात संपत्ति या फिर पैसा। पांचवा शब्द है अर्थ यानी कि मतलब साहित्य में। छठवां शब्द है कड़क्कर यानी कि तेज स्वर में। सातवां शब्द है उद्भ्रांत यानी कि चकित होना, हैरान होना।
8वां शब्द है नोट, यानी कि रुपए वाला नोट, परीक्षा के नोट्स। पंक्तियों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझेंगे। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब छापा मारने वालों को उनके सवालों का सही जवाब नहीं मिल पाया, तब वे झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ अर्थात धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अब हम इस कविता के तीसरे छंद में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है लरज कर, यानी कि भयभीत होना। दूसरा शब्द है मुद्रा, यानी कि पैसों के सिक्के या छवि। तीसरा शब्द है मुख अर्थात चेहरा या मुंह। चौथा शब्द है शयन कक्ष, यानी कि सोने या नींद लेने का कमरा। पांचवा शब्द है रुई अर्थात कपास। छठवां शब्द है पीपीओ अर्थात ढोल के समान लोहे के बने छोटे से पात्र। सातवां शब्द है टटोलना, यानी कि उंगलियों से छूकर पता लगाना। और आठवां शब्द है गुल्लक, यानी कि रुपए पैसे संग्रह करने का पात्र। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। वे गरजकर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरजकर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब छापा मारने वालों को अर्थात अधिकारियों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब वे कवि पर गरजते हुए बोले कि हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा अर्थात पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। कवि का जवाब सुनकर छापा मारने वाले खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्हें अलग अलग तरीके से पूछने पर भी उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब वे स्वयं शयन कक्ष में जाकर फटे हुए तकिए में से रुई नोचकर धन खोजने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। टूटी अलमारी को खोलकर उसकी तलाशी ली। जब वहाँ उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, तब वे रसोई घर की खाली पीपियों और बच्चों की गुल्लक की तलाशी लेने लगे, परंतु ये सारी वस्तुएं भी उन्हें खाली ही मिली। यहाँ पर कवि ने आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को आड़े हाथ लेते हुए आम आदमी के घर की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अब हम चौथे छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है कनस्तर, यानी कि टीन का बना हुआ चौकोर आकार का एक पात्र जिसमें घी आटा आदि रखा जाता है। दूसरा शब्द है अरण्यकांड, यहाँ अर्थ लेना है बिखरा हुआ। तीसरा शब्द है रौद्र, जिसका अर्थ होता है क्रोधपूर्ण या फिर गुस्सा। और चौथा शब्द है करुणा, यानी कि दया। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि छापा मारने वालों ने अर्थात अधिकारियों ने जब घर के कनस्तरों व मटकों की तलाशी ली, तब वे सारी वस्तुएं भी उन्हें खाली मिली,
कवि के घर में अरण्यकांड अर्थात घर की ऐसी दुर्दशा देखकर उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई और उनके हृदय में जो क्रोध उफन रहा था वह दया भाव में परिवर्तित हो गया। उनके हाथ कुछ न लगने पर उन्होंने कवि से क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी और गलत सूचना मिलने के कारण वे उनके घर पर गए थे। अब हम छापा इस कविता के 5वें छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है सिर धुनना, यानी कि पश्चाताप के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। दूसरा शब्द है तख्त, यानी कि लकड़ी का बना हुआ आयताकार आसन। कठिन शब्दों के अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना उस पर कोई निर्णय लेने से केवल असफलता और पछतावा ही हाथ लगता है। जब छापा मारने वाले अधिकारी उनके घर से पछताते हुए जाने लगे तब उन्होंने उनको रोककर कहा कि यदि उन्हें उनके घर में धन मिलता तो वे उसे अपने कब्जे में ले लेते, परंतु उनके घर में बिल्कुल धन नहीं है तो वे उन्हें धन देकर क्यों नहीं जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिनके घर में छापा मारने वालों को सोने चांदी के पलंग और सोफे मिलते हैं वे उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। यह उचित भी है, परंतु जिनके घर में बैठने के लिए कुछ नहीं मिलता उनके घर में उन्हें कम से कम एक तख्त की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करते हुए विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। तो हमारी यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।